हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टोलन मैन रिटन बाय सीमा सेनी। सीमा सेनी एक आयरिश पोइट, प्ले राइट और ट्रांसलेटर थे जिन्हें 1995 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। द टोलन मैन इस पोएम का फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1972 में विंटरिंग आउट नाम के कलेक्शन में। इस पोएम में टोटल 11 स्टांजाज है और हर एक स्टांजा में 4 लाइन है, मतलब हर एक स्टांजा जो है वो एक क्वार्टराइन है। इस पोएम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है टोलन मैन का। सेकेंड पार्ट में पोइट जो है वो रिलेट करते हैं रिलीजियस सैक्रिफाइस और द डेड आयरिश मैन के बीच में। थर्ड पार्ट में हमें देखने को मिलता है कि द स्पीकर इन द कंट्री ऑफ अ डेनमार्क, मतलब इस पोएम का स्पीकर जो है जब वो डेनमार्क पहुंचता है तब क्या होता है। अब द टोलन मैन, ये एक्चुअली नाम जो है ये दिया गया एक नेचुरली ममीफाइड कॉर्प्स को, मतलब प्राकृतिक रूप से संरक्षित किए गए एक लाश को, एक बॉडी को, जो पाई गई थी 1950 में जूटलैंड नाम के एरिया में डेनमार्क में, जो कि डेनमार्क में है। जब इस बॉडी को खुदाई के दौरान निकाला गया था ज़मीन से, वो इतनी बढ़िया तरीके से प्रिजर्व की गई थी वो बॉडी ज़मीन के अंदर कि ऐसा लग रहा था कि वो रिसेंट मर्डर विक्टिम हो। उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो तक उस बॉडी पर मौजूद। पोएट जो है वो इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि इस सैक्रिफाइस को, जो बहुत ही पवित्र माना जाता था, पहले रिलीजियस माना जाता था, इसे पोएट जो है वो एक्चुअली रिचुअलिस्टिक किलिंग्स मानते हैं कि प्रथाओं के नाम के नीचे, रिचुअल्स के नाम के नीचे लोगों की हत्याएं की जाती थी। और ये हत्याएं जो डेनमार्क में आयरन एज पीरियड में होती थी, डेनमार्क के अलग अलग हिस्सों में, ऐसा ही कुछ नॉर्दर्न आयरलैंड में होता था। मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में इंडिपेंडेंस, आयरलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए जो लोगों ने जानें दी है, उनकी जो हत्याएं की गई है इंडिपेंडेंस के लिए, वो फाइट कर रहे थे, इसलिए उन हत्याओं को पोएट जो है वो इन रिचुअलिस्टिक किलिंग्स के साथ में रिलेट करते हैं। तो बिना देर किए हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम, समडे आई विल गो टू आरहस। अब यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि मैं किसी दिन आरहस जाऊँगा। आरहस ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी का नाम है डेनमार्क में की। इस सिटी के पास में एक लोकेशन है जहाँ पर एक म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम में टोलन मैन की बॉडी को जो है रखा गया है डिस्प्ले के लिए। तो स्पीकर कह रहा है कि किसी दिन मैं आरहस जाऊँगा टू सी हिज पीट ब्राउन हेड। हिज मतलब द टोलन मैन। द स्पीकर जो है वो उस आरहस जाकर, उस म्यूज़ियम में जाकर टोलन मैन के पिट ब्राउन हेड को देखना चाहेगा। पिट का मतलब होता है कि जो वेजिटेबल्स या प्लांट्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब पार्ट्स जो होते हैं, उनके सड़ने के बाद में, गलने के बाद में पानी में, ज़मीन में जिस तरीके का मटेरियल तैयार होता है उसे पिट कहते हैं और उसका कलर ब्राउन होता है, जस्ट लाइक अ सॉइल। तो उस पिट ब्राउन हेड को मैं देखूंगा टोलन मैन के, और द माइल्ड पॉट्स ऑफ हिज आईलिड्स। और पोएम जो टोलन मैन की जो आईलिड्स है वो पॉट्स है, मतलब सीड के शेप की है, बीजों के शेप की है, और उसे माइल्ड कहा गया है क्योंकि उनमें जो है वो जेंटल स्वेलिंग्स है, थोड़ी सी सूजन है। तो पोएट जो कह रहा है कि मैं टोलन मैन के आईलिड्स को देखूंगा जो कि बीजों के आकार के हैं और जो थोड़ी सी सूजी हुई है। हिज पॉइंटेड स्किन कैप, और उसके सिर पर जो है वो एक स्किन मतलब लेदर की एक कैप है जो कि नुकीली है, वो मैं देखूंगा। अब सेकेंड स्टांजा में हमें पता चलता है कि टोलन मैन को बॉडी को कहाँ से खुदाई के दौरान पाया गया था। इन द फ्लैट कंट्री नियर बाय। स्पीकर कह रहा है कि टोलन मैन की बॉडी को जो है वो एक फ्लैट सरफेस जो है डेनमार्क में, वहाँ से पाया गया था। उसे खुदाई के दौरान निकाला गया था, वेयर दे डग हिम आउट। खुदाई करने वाले लोगों को वहाँ पर मिला था। हिज लास्ट क्रूएल ऑफ विंटर सीड्स केक्ड इन हिज स्टमक। और साइंटिस्ट ने जब उस बॉडी पर रिसर्च किया तो उन्हें हिज लास्ट क्रूएल, उन्हें उसके पेट में जो है, हिज मतलब टोलन मैन के पेट में लास्ट क्रूएल मतलब उसका जो आखिरी खाना था, और वो आखिरी खाना क्या था, विंटर सीड्स का पॉरेज। विंटर सीड्स मतलब ओट्स का पॉरेज, क्योंकि विंटर सीजन में ही ओट्स की जो है फसल ली जाती है। तो विंटर सीड्स का पॉरेज, ओट्स का पॉरेज जो है उसके पेट में उसका आखिरी खाना था। केक्ड इन स्टमक, केक्ड मतलब स्मूथ हो चुका था उसके पेट में। नेकेड एक्सेप्ट फॉर, अब टोलन मैन की बॉडी जो है वो नग्न थी। उसकी बॉडी पर सिर्फ एक कैप थी, वो लेदर कैप। नूज मतलब रस्सी थी उसके गले के आसपास, और एक गर्डल मतलब एक बेल्ट था उसकी कमर पर। इसके अलावा उसकी बॉडी पर कुछ नहीं था। आई विल स्टैंड ए लॉन्ग टाइम
स्पीकर कह रहा है कि वो काफ़ी देर तक उस म्यूज़ियम में रुकेगा, उस बॉडी को देखेगा, क्योंकि उस बॉडी को एज अ ब्राइडग्रूम टू द गॉडेस प्रेजेंट किया गया था। अब ब्राइडग्रूम मतलब द टोलन मैन है, और गॉडेस मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। अब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी एक्चुअली अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर इसे गॉडेस ही कहेंगे। तो गॉडेस को स्टोलन मैन को प्रेजेंट किया गया था एज अ सैक्रिफाइस, एक बलि के तौर पर, और ये माना जाता था कि अगर ऐसे बलि दी जाएगी तो खेती में फसल अच्छी होगी। अब ब्राइडग्रूम का मतलब यहाँ पे ब्राइडग्रूम वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि गॉडेस एक फेमिनाइन एंटिटी है, और उसे एक आदमी को प्रेजेंट किया गया, मतलब उसे एक ब्राइडग्रूम को प्रेजेंट किया गया, मानो कि वो अभी शादी करने वाली हो। शी टाइटन हर टर्न ऑन हिम। अब शी यहाँ पर गॉडेस के लिए यूज़ किया गया है। तो गॉडेस जो है वो अपना टॉर्न जो है नेकलेस, एक तरीके का गहना ऑर्नामेंट जिसे गले में पहना जाता है, वो अपना जो नेकलेस है उस बॉडी की तरफ, उस बॉडी के ऊपर जो नोज था उसे टाइट कर देती है, टॉर्न ऑन हिम, एंड ओपन हर फेन। फेन का मतलब होता है मार्शी ग्राउंड, दलदल का जो एरिया होता है। तो उस दलदल में जो है वो उसे ओपन करती है अपनी दलदल को, और उसमें से खींच लेती है उस बॉडी को, टोलन मैन की बॉडी को। दोस डार्क जूसेस, मतलब दलदल में का जो काला पानी होता है उन्हें यहाँ पर डार्क जूसेस कहा गया है। तो ये जो डार्क जूसेस है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं उस बॉडी पर, और उसको प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि मानो वो किसी संत की बॉडी हो या किसी संत की लाश हो। ट्रोव ऑफ द टर्फ कटर्स। ट्रोव का मतलब होता है अज्ञात खजाना, मतलब पता नहीं कि वो खजाना किसका है। ट्रोव ऑफ द टर्फ कटर्स। टर्फ कटर्स मतलब ग्रास कटर्स। हनी कॉम्ड वर्किंग्स। अब हनी कॉम्ड मतलब मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसका जो पैटर्न होता है हेक्सागन शेप में, षटकोण शेप में, उस तरीके से टर्फ कटर्स, ग्रास कटर्स ने जब ग्रास काटा, ज़मीन के ऊपर की घास काटी, तो उस पर जो शेप बना हुआ था वो कुछ इसी तरीके का था, मधुमक्खियों की छत्तों की तरह दिख रहा था, और उसी दौरान उन्हें एक खजाना जैसे मिलता हो, उस इतनी खुशी उन्हें होती है जब उन्हें टोलन मैन की बॉडी मिलती है। नाउ ही स्टेन फेस। अब टोलन मैन की जो बॉडी है, टोलन मैन का जो फेस है वो हमें म्यूजियम में देखने को मिलता है, और उसे स्टेन्ड कहा गया है। स्टेन्ड मतलब उसका जो रंगत है उस चेहरे की वो उड़ चुकी है, क्योंकि इतने दिनों तक वो बॉडी जो है वो हीट वाटर में थी, दलदल के पानी में थी, जिसकी वजह से उसका फेस जो है वो अभी डिसकलर्ड हो चुका है, उसकी रंगत उड़ चुकी है, और अभी वो सेफली रिपोजेस एट आरहस। रिपोजेस मतलब रेस्ट करना। अभी वो सेफली जो है टोलन मैन की बॉडी जो है वो आरहस के म्यूज़ियम में जो है रेस्ट करती है, मतलब हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द टोलन मैन। आई कुड रिस्क ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है बदनामी। अब स्पीकर कह रहा है कि मैं अपना नाम को बदनाम करने का भी रिस्क उठा सकता हूँ, लेकिन कॉन्सिक्रेट मतलब समर्पित करना द कॉल्ड्रॉन बॉक। कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है एक बड़ी सी कढ़ाई, और बॉक का मतलब होता है दलदल। तो दलदल को स्पीकर जो कह रहा है एक बड़ी सी कढ़ाई कह रहा है, और होली ग्राउंड वो जो दलदल है जिसमें टोलन मैन की बॉडी, और न जाने ऐसे अनगिनत कितने ही लोगों की बॉडी जो है वो सैक्रिफाइस के नाम के नीचे हमें मिलती है, तो उसे मैं, उस जगह को मैं चर्च की तरह पवित्र ग्राउंड कहना चाहूँगा, पवित्र भूमि कहना चाहूँगा। और से प्रे हिम टू मेक जर्मिनेट। हिम मतलब यहाँ पे टोलन मैन को कहा गया है, यहाँ एच कैपिटल है क्योंकि यहाँ पर टोलन मैन को सेंट की तरह प्रे करना चाहता है स्पीकर, उसे प्रार्थना करना चाहता है, उसे रिक्वेस्ट करना चाहता है टोलन मैन से, जैसे कि हम भगवान को प्रे करते हैं। स्पीकर जो है वो टोलन मैन को प्रे करना चाहता है टू मेक जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब फिर से दोबारा ग्रो करना या फिर से दोबारा जिंदा होना। द स्कैटर्ड एम्बस्ड। द स्कैटर्ड मतलब इधर उधर फैली हुई, एम्बस्ड मतलब जिन पर अचानक से अटैक हो गया हो ऐसे लोग। फ्लेश ऑफ लेबरर्स। स्टॉकिंग कॉर्पसेस लेड आउट इन द फार्म यार्ड्स। मतलब फार्म यार्ड्स की ज़मीन पर, खेतों की ज़मीन पर जब अचानक से हमले हुए लेबरर्स पर, जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उन किसानों पर, मज़दूर लोगों पर जब अचानक से हमले हुए, तो उन हमलों में उनकी जान चली गई, उनकी बॉडी जो है, स्टॉकिंग कॉर्पसेस जो है वो हमें
फार्म यार्ड्स मतलब ज़मीन के नीचे इधर उधर फैले हुए मिलते हैं। तो स्पीकर कह रहा है कि टेल टेल स्किन एंड टिथ। अब स्किन, टेल टेल मतलब गिव अवे, स्किन एंड टिथ का मतलब यहाँ पर होता है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, स्किन और टिथ मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए इंडिकेट किया गया है। फ्लेकिंग द स्लीपर्स ऑफ अ 4 यंग ब्रदर्स ट्रेल्ड फॉर माइल्स अलोंग द लाइन्स। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट को इंडिकेट किया है स्पीकर ने कि कैसे आयरलैंड के इंडिपेंडेंस के दौरान कुछ आयरिश कैथोलिक मेन जो यंग थे उन लोगों की डेथ हो गई थी, उन्हें टॉर्चर किया गया था, पुलिस ने कैसे उनकी जान ले ली थी। एक हॉरिफिक मर्डर कैरी आउट हुआ था पुलिस की तरफ से आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, जिसका रेफरेंस हमें यहाँ मिलता है, जिसमें 4 कैथोलिक बॉयज़ वर हॉरिफिकली मर्डर्ड बाय द पुलिस, जिसका रेफरेंस हमें स्टांजा में मिलता है। तो 4 यंग लड़के, 4 यंग भाई जो है उन्हें ट्रेल्ड फॉर माइल्स, उन्हें मीलों तक घसीटा गया था और उनकी जान ले ली गई थी। उनकी बॉडी के पार्ट्स जो है वो श्रेड हो गए थे, मतलब टूट गए थे, उनके बॉडी के पार्ट्स जो है वो अलग अलग हो चुके थे। इतने बुरी तरीके से उन्हें डेथ दी गई थी क्योंकि वो नॉर्दर्न आयरलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। तो स्पीकर जो है वो इस स्टांजा में टोलन मैन से रिक्वेस्ट करता है कि उन सारी बॉडीज़ को, उन सारे मुर्दा लोगों को वो ज़िंदा करे, उन्हें फिर से लाइफ दे, जिनकी डेथ हो चुकी है, इसी तरीके से उन्हें मर्डर किया जा चुका है उनका, क्योंकि वो आयरलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस पोएम, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि स्पीकर जब डेनमार्क सिटी में होता है या डेनमार्क की कंट्री में होता है तब क्या होता है। समथिंग ऑफ हिज सैड फ्रीडम एज ही रोड द टम्बरिल, टम्बरिल का मतलब होता है एक ओपन कार्ट। समथिंग ऑफ हिज सैड फ्रीडम, हीज मतलब टोलन मैन। जब टोलन मैन बलि दी जा रही थी उसके पहले उसे क्या फील हुआ होगा, सैड फ्रीडम, सैड फील हुआ होगा क्योंकि उसकी अब डेथ होने वाली है, उसके अपने उससे छूट रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो दुखी हुआ होगा। और फ्रीडम, लेकिन वो फ्री भी फील कर रहा होगा कि जो भी उसकी लाइफ में के दुख है या जो भी तकलीफ़ें उसे हो रही हो उन सब से वो अब हमेशा के लिए छूटने वाला है। तो वो एक तरीके का फ्रीडम भी है, वो उसे फ्री भी लग रहा होगा। तो समथिंग ऑफ हिज सैड फ्रीडम एज ही रोड द टम्बरिल, जब टोलन मैन को उसके एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी बलि के लिए लेकर जाया जा रहा होगा तो उसे दुखी फील होगा, लेकिन सेम टाइम उसे फ्री भी फील हो रहा होगा जब वो ओपन कार्ट में उसे लेकर जा रहे होंगे। शुड कम टू मी ड्राइविंग, और वही सेम सैड फ्रीडम स्पीकर जो है वो फील करेगा जब वो ड्राइव करेगा और अलग अलग नाम लेगा डैनिश टाउन्स के, टोलंड, ग्रॉबेल, निबेलगार्ड, ये डेनमार्क में की अलग अलग सिटीज़ के नाम हैं। तो इन सारे नामों को लेते हुए जब स्पीकर डेनमार्क में से घूमेगा तो उसे भी वही फीलिंग होगी जैसे कि टोलन मैन को उसकी बलि देते वक्त हुई होगी। जब उसे बलि के लिए लेके जाया जा रहा होगा तो जो फीलिंग टोलन मैन को हुई होगी वही स्पीकर को डैनिश टाउन्स के नाम लेते हुए डेनमार्क में से घूमते हुए होगी। वॉचिंग द पॉइंटिंग हैंड्स ऑफ अ कंट्री पीपल, और डेनमार्क में के जो लोग हैं, जो वहाँ पे के रहने वाले लोग हैं, वो अलग अलग दिशाओं में वॉचिंग द पॉइंटिंग हैंड्स मतलब स्पीकर जो है वो देखेगा, पॉइंटिंग हैंड्स मतलब लोगों के अलग अलग दिशाओं में इंडिकेट होते हुए उंगलियों को जब वो देखेगा, नॉट नोइंग देयर टंग, तो स्पीकर कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि वो लोग जो है वो इंडिकेट कर रहे होंगे अलग अलग दिशाओं में, गेट कन्फ्यूज डायरेक्शन फ्रॉम द लोकल्स। अब स्पीकर को जब अलग अलग दिशाओं के बारे में पता चलेगा कि आप इधर जाओ आप उधर जाओ, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्योंकि उन्हें लोगों की भाषा नहीं समझ में आ रही होगी। टंग का मतलब यहाँ पे भाषा है। आउट हियर इन जूटलैंड इन द ओल्ड मैन किलिंग पैरिशेस, जूटलैंड मतलब ये वही एरिया है जहाँ पर टोलन मैन की बॉडी को पाया गया था। आउट हियर इन जूटलैंड इन द ओल्ड मैन किलिंग पैरिशेस, अब यहाँ पर जहाँ पर कई ऐसी तरीके की बॉडीज़ मिलती है जूटलैंड में, ओल्ड मैन किलिंग पैरिशेस मतलब पुराने जो बॉडीज़ मिलती है जो अभी वहाँ पे ज़मीन के नीचे दफन है। आई विल फील लॉस्ट, वहाँ पर स्पीकर जो है वो उसे लॉस्ट फील होगा, उसे लगेगा कि जैसे वो मतलब दिशा भूल हो चुका है, खो चुका है। अनहैप्पी एंड एट होम, उसे दुखी भी लगेगा जब वो इस जूटलैंड में कंट्री में होगा डेनमार्क में, तो उसे दुखी फील होगा। और सेम टाइम उसे ऐसा भी लगेगा कि जैसे वो अपने घर पे हो, क्योंकि वो उसे फैमिलियर टेरिटरी लगेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे वो
अपनी ही ज़मीन पर खड़ा हो। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि स्पीकर को ये क्यों लगेगा कि वो अपने घर पे है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि स्पीकर जो है वो इंडिकेट करना चाहता है कि डेनमार्क की ज़मीन पर जब वो खड़ा होता है तो उसे लगता है कि जैसे वो अपने खुद के देश में हो। उसकी वजह यह है कि डेनमार्क की ज़मीन के नीचे जैसे अलग अलग बॉडीज़ जो है वो मिलती है रिचुअल्स के नाम के नीचे, जिनकी हत्याएं की गई है उनकी बॉडीज़ मिलती है। ठीक उसी तरीके से स्पीकर की खुद की देश में मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में इसी तरीके से बॉडीज़ जो है वो ज़मीन के नीचे दफनाई हुई मिलती है, क्योंकि वहाँ पर भी जो लोग इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रहे थे, ऐसे कई कैथोलिक लोगों की जान ली गई थी और उनकी बॉडी जो है वो अभी ज़मीन के नीचे नॉर्दर्न आयरलैंड की ज़मीन के नीचे दफन मिलती है। तो इसीलिए जब स्पीकर डेनमार्क की ज़मीन पर खड़ा होगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कि वो अपने ही देश नॉर्दर्न आयरलैंड में खड़ा है, और इसलिए उसे दुखी तो होगा ही वो, लेकिन सेम टाइम पर उसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपने घर में हो, अपनी फैमिलियर टेरिटरी में हो, अपने देश में हो।